जब मैं गाविलगढ़ की घाटियों में गया तो देखा कि वहाँ खूबसूरत और हसीन लड़कियों का एक बाज़ार लगा था, जहाँ नई नई कम उम्र दुल्हनें 50-50 में बिक रही थी। मैं कुंवारा था, मुझे 400 की छूट में एक खूबसूरत लड़की मिल गई। शादी के बाद 4 दिन वहाँ पर उसको इस्तेमाल करता रहा, मगर फिर 5वें दिन उसने अपना बिस्तर अलग कर लिया। मैं सो गया तो आधी रात को मैं बहुत खुश था। मेरी शादी एक बेहद खूबसूरत और सुंदर लड़की से जो हो रही थी। मैं एक सीधा सादा सा लड़का था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी नाजुक और सुंदर लड़की मेरी हो सकती है। मेरे उलट मेरी होने वाली पत्नी का रंग चमकता हुआ था। उसकी आंखें भी नीली थी। मेरे चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। मेरे दोस्त मुझे छेड़ने लगे, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले भाई। सच बताओ, क्या तुम पहले से ही ये सोच कर यहाँ आए थे? मेरे दोस्त ये जानने के लिए पागल हो रहे थे। उनकी बात पर मैं हंस पड़ा था। मैं तो सिर्फ दोस्तों के साथ गाविलगढ़ घूमने गया था। वहाँ जाकर पता चला कि उन दिनों गाविलगढ़ की घाटियों में त्योहारों का मौसम था। उस त्योहार में गाविलगढ़ के लड़के लड़कियाँ गीत गाते, नाचते और त्योहार मनाते हैं। यह शादियों का मौसम होता है जिसमें लड़के लड़कियां एक दूसरे को जीवन साथी चुनते हैं। मैंने भी बाकी लोगों की तरह गाविलगढ़ की खूबसूरत कम उम्र लड़कियों के बारे में बहुत सुन रखा था। मेरे दोस्तों ने इस त्योहार के बारे में सुना तो मचल उठे, कहने लगे अगर यहाँ तक आने का इत्तेफाक हो ही गया है तो हमें गाविलगढ़ के इस मेले में भी जाना चाहिए। मैं थोड़ा उलझन में था। मुझे लगा कि वे लोग अपने इस त्योहार में आने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी जवान लड़कियाँ बहुत ही खूबसूरत कपड़ों में तैयार नाचती गाती त्योहार मनाती हैं। मगर तब दोस्तों ने बताया कि इस त्योहार में किसी पर कोई रोक टोक नहीं होती। बाहर के लड़के लड़कियां भी वहां पर मज़े लेने जा सकते हैं। मैं भी दोस्तों के साथ उस जगह पहुंच गया। वहां जाकर तो मेरी और मेरे दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां खूबसूरत और नाजुक लड़कियों की एक दुनिया थी। परंपरागत कपड़े और मोर के चंदों में खूबसूरती से तैयार वे लड़कियां गले में हाथ डाले खुशी से नाच रही थी। मेरे दोस्त भी उनके साथ जाकर नाचने लगे। मैं हैरत से उन जिंदा दिल लोगों को हंसता मुस्कुराता देख रहा था। कुछ देर बाद सारी लड़कियां एक तरफ इकट्ठा होने लगी। हमने वहां खड़े लड़के से पूछा उनको क्या हुआ है। वो कहने लगा कि ये लड़कियां अपने लिए अपने दूल्हे को ढूंढने यहाँ आई हैं। हम इस मेले में अपने लिए जीवन साथी ढूंढते हैं। इनकी मर्जी और पसंद से शादियाँ की जाएंगी। मैंने हैरत से कहा, इनको लड़का पसंद करने की अनुमति है? वो कहने लगा, जी हाँ, सबको जो भी लड़का पसंद आएगा वे उसके साथ शादी कर लेंगी। हमारे माँ बाप इस बात की पूरी अनुमति देते हैं। हम हैरान हुए, क्योंकि हमारे यहाँ इस बात को इज्जत का मसला बना दिया जाता था। मेरा दिल पूरी शिद्दत से धड़क उठा था। वो एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियाँ थीं। उनके रंग सूरज की रोशनी में चांद की तरह चमक रहे थे। मैंने मजाक में अपने दोस्तों से कहा, अगर वह लड़कियाँ अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही हैं तो फिर हमें भी किस्मत आजमानी चाहिए। क्या पता किसी के दिल में हम उतर जाएं। मैं अपने दोस्तों को उकसा रहा था। सच तो ये था कि मैं गाविलगढ़ की लड़की से शादी कर लेना चाहता था। वहीं खड़े खड़े लड़कियों को देखते हुए मेरे दिल में हसरत सी पैदा हो गई थी कि मेरी पत्नी भी ऐसी ही खूबसूरत होनी चाहिए। मेरा दोस्त कहने लगा, 50,000 कहाँ से लाओगे? एक दुल्हन की कीमत 50,000 है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने लिए यहाँ से दुल्हन पसंद कर लें, इसलिए दूर दूर से ही आंखें ठंडी करो और वापस चलो। मेरे दोस्त मुझे हकीकत से आगाह कर रहे थे, जबकि मैं 50,000 सुनकर ठिठक गया। बहाने से मैंने अपने बटुए को निकाला और पैसे चेक करने लगा। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अलग से ऑनलाइन जॉब भी करता था। दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए मैंने अच्छे खासे पैसे जमा किए हुए थे, ताकि मैं रास्ते में किसी मुश्किल का शिकार ना हो। मुझे लगा वही पैसे मेरे काम आ सकते हैं। मगर पैसे गिनने के बाद मुझे मायूसी हुई। मेरे पास तो सिर्फ 40,000 थे। कुछ पैसे मैं गाविलगढ़ आने तक खर्च कर बैठा था। मेरी नज़र बार बार उन खूबसूरत लड़कियों की तरफ जा रही थी। मेरी नज़र एक लड़की पर जम गई थी। वो दुबली पतली कम उम्र लड़की थी। उसका रंग बहुत सफ़ेद था और बहुत ही लंबे बाल थे, जो बहुत सारी बारीक बारीक चोटी की तरह बंधे हुए थे। सर पर मोर के पंखों का ताज। वो बहुत मासूम लग रही थी। उनका बार बार शर्माना और हंसना मेरे दिल में उतर रहा था। मैं बेकरार सा उठकर खड़ा हुआ। दोस्तों से पूछा तो कॉल का बहाना करके मैं वहाँ से चला गया। अब मैंने ज़िंदगी में पहली बार तो लड़की नहीं देखी थी। यूनिवर्सिटी में भी मेरे साथ कई खूबसूरत लड़कियां पढ़ती थी, मगर गाविलगढ़ की वो लड़की मेरे दिल में घुस गई थी। मैं बहाने से उसके पास गया, उससे बातें आगे बढ़ाने लगा।
तो वो मेरी हर बात का जवाब देने लगी। मैंने बहुत कोशिश की मैं उसकी नज़र में ठहर जाऊँ। मैं चाहता था वे खुद मुझे पसंद कर ले। मेरे पास 50,000 ना थे मगर 40,000 मैं उसी वक्त देने को तैयार था। मैं बहुत खूबसूरत नहीं था मगर अच्छा पहनावा और मेरी पर्सनैलिटी लड़कियों को मेरी तरफ खींचती थी। वो लड़की भी मेरी तरफ चली आई थी। मैंने उसे शादी की ऑफ़र की तो उसने मेरी शादी की ऑफ़र स्वीकार कर ली। पैसों की बात हुई तो पता चला वह 50,000 शादी के खर्चे के लिए लेते थे। मेरे पास 40,000 थे, उन्होंने वही ले लिए और शादी तय कर दी। मगर शादी का वक्त आया तो मैं होश में आया कि मैं तो उनसे पूछना ही भूल गया कि इन लोगों का धर्म क्या है। अब मुझे फ़िक्र होने लगी कि मैं उस लड़की से कैसे शादी करूँगा। मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकता था। मेरी परेशानी जानकर वे लड़की बोली, हमारे लिए धर्म मायने ही नहीं रखता। अगर आज मैं यहाँ के किसी मर्द से शादी करती तो मेरा यही धर्म रहता और मैं अपने धर्म की रस्मों के मुताबिक उसको अपना पति बनाती। मगर तुम हिंदू हो तो तुम चाहो तो मुझे अपने जैसा बना सकते हो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी रस्मों के मुताबिक ही शादी करूँगी। ये सुनकर तो मेरी सारी फिक्र हवा की तरह उड़ गई थी। मैं भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचा। जब मैंने उन्हें अपनी शादी के बारे में बताया तो वे सब हैरानी से मुझे देखने लगे। उन्हें लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, तुम्हें भी कोई लड़की पसंद आए तो उससे जाकर बात करो, दोस्ती बढ़ाओ। हो सकता है बगैर पैसों के ही वे लड़की मान जाए, क्योंकि यहाँ पर हर लड़की और लड़का जो भी एक दूसरे को पसंद कर ले वे शादी कर रहे हैं। मैंने अपने दोस्तों को उकसाया तो एक दोस्त मुझसे कहने लगा, तुम तो पागल हो, खूबसूरती के दीवाने हो रहे हो। तुम्हें क्या पता इन लड़कियों के बारे में कैसी कैसी कहानियाँ मशहूर हैं। शादी अगर एक दिन का खेल होता तो हम भी ज़रूर कर लेते, मगर ये ज़िंदगी भर का फ़ैसला है। तुम एक अनजान रिलीजन और अनजान जगह की लड़की को जब अपने घर ले जाओगे तो सोचो कैसे अपने माँ बाप को इसके बारे में बताओगे। मैंने सर झटक दिया। मैंने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं लड़की को अपने धर्म में लाकर ही उससे शादी करूँगा और मुझे घर जाकर ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानते हो मेरी माँ का कुछ साल पहले ही स्वर्गवास हो चुका है और मेरे पापा तो पहले ही समझ नहीं पाते कि मेरा रिश्ता कैसे और कहाँ करें। मैंने कहा, मुझे यकीन है जब मैं अपनी पत्नी को अपने पापा से मिलवाऊंगा तो इससे खुले दिल से स्वीकार करेंगे। मगर मेरे दोस्त अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले, अभी तो खुश हो रहे हो, हम तुम्हारी खुशी बर्बाद नहीं करना चाहते, मगर शादी के बाद तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ की लड़कियाँ कितनी अजीब हैं। इनकी हरकतें तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। शादी करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना। शादी के बाद ऐसा ना हो तुम अपनी पत्नी को समझने लगो तो तलाक का फैसला कर बैठो। मैं समझ नहीं पाया मेरे दोस्त मुझे क्या समझाना चाह रहे थे। मैं तब अंदाज़ा नहीं कर पाया था मैं क्या गलती करने वाला था। मैंने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि उन्होंने गावलगढ़ के लोगों के बारे में क्या कहानियाँ सुन रखी थी। मैं कुछ नहीं जानना चाहता था। मेरे दिमाग पर तो उस वक्त सिर्फ उस लड़की की खूबसूरती सवार हो रही थी। अपनी खुशी में मैंने अपने दोस्तों की किसी बात पर भी ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, मैं सब संभाल लूँगा। वैसे भी लड़कियाँ शादी के बाद बदल जाती हैं। मुझे पूरा यकीन था कि गावलगढ़ की जिंदा दिल मासूम लड़की मेरी पत्नी बनकर मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देगी। मगर मेरे दोस्त ना जाने क्या इशारा कर रहे थे उस वक्त। मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे दिल में कहीं हल्का सा ये ख्याल भी सर उठा रहा था कि मेरे दोस्त जलन का शिकार हो रहे थे। वो गावलगढ़ की लड़कियों को देखकर आह भर रहे थे, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे किसी लड़की को पसंद कर सकते। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे 40,000 पर ही मेरी पसंद की लड़की मिल गई। मैं अपनी होने वाली पत्नी के पास गया। उसका नाम रायना था। रायना ने मुझसे कहा कि तुम मुझे अपने धर्म में ले जाओ, मगर हमारी शादी आज नहीं हो सकती, तुम्हें 2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं हैरान हुआ। मैंने तो सुना था कि लड़कियां लड़का पसंद करते ही उससे शादी कर लेते हैं। कहने लगी, ऐसा ही है, मैं तुमसे शादी करूँगी और मुझे कोई भी मना नहीं करेगा, मगर इससे पहले हमारी एक ख़ास रस्म है, उसके बाद मैं तुम्हें मिलूँगी। मैंने कहा, ऐसा क्या रस्म है? कहने लगी, मैं आज घर जाकर अपने घर वालों को यह बता दूँगी कि मैंने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है और इसके साथ मैं भाग रही हूँ। तुम मुझे लेने आ जाना, मैं तुम्हारे साथ घर से भाग जाऊँगी। लड़की की बात सुनकर मुझे झटका लगा। मैं बौखला कर बोला, तुम्हें घर से भगाने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करेंगे तो फिर छुपाने की क्या ज़रूरत है? मैं तो बौखला गया था। मैं नहीं चाहता था कि गावलगढ़ के लोग मेरे खिलाफ़ हो जाते और अपनी लड़की भगाने के इल्ज़ाम में मुझसे मारपीट करते। मगर रायना मेरी बात पर हंसने लगी। बोली, फ़िक्र मत करो, मैं किसी से नहीं छुपा रही, बस उन्हें ख़बर दूंगी कि मैं घर से भाग रही हूँ। ये हमारी रस्म है, कोई मुझ पर गुस्सा नहीं करेगा। तुम्हारी अनुमति से कल या परसों मेरे माँ बाप मुझे घर ले जाएंगे और फिर हम दोनों रस्म के मुताबिक शादी करेंगे। मगर पहली रात मुझे तुम्हारे साथ भागना होगा। मेरी मोहब्बत का यही ऐलान होगा कि मैंने तुम्हें चुन लिया है।
रायना की बातों ने मुझे घुमा कर रख दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी अजीब रस्में कभी नहीं सुनी थी, मगर मुझे उस लड़की से शादी करनी थी, इसलिए मैंने खामोशी से सर हिला दिया। उस रात मैं रायना को लेने पहुंचा तो वह मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं उसे घर से भगा लाया। अपनी हरकत पर मुझे खुद हंसी आई थी। मैं जिस समाज में पला बड़ा था, वहाँ घर से भागी गई लड़कियों को सारी ज़िंदगी इस बात पर बदनाम किया जाता था, मगर गाविलगढ़ में लड़की भगाने पर कोई खून खराबा नहीं हुआ था। सबने खुशी में उस अजीब रस्म के मज़े लिए। मैंने नहीं सोचा था मेरी ज़िंदगी में आगे क्या मोड़ आने वाला था। अगले दिन रायना के माँ बाप लड़की को अपने साथ घर ले गए। मैंने उन्हें बताया मैंने रायना को हिंदू धर्म में शामिल कर लिया है, इससे शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने पुराने रस्म व रिवाज एक तरफ रख दिए और मैंने रायना से शादी कर ली। मैं बहुत खुश था। मेरे दोस्त अभी भी वहाँ घूमना चाहते थे, मेरी अभी वापसी का इरादा नहीं था। मैं एक छोटे से रेस्ट हाउस में रुका। मैं घूमने के लिए आया था, मगर अपनी पसंद की लड़की को पत्नी बना बैठा था। मैं उन दिनों हवाओं में उड़ने लगा था। मेरी पत्नी ने मेरी ज़िंदगी में शामिल होकर मेरी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बना दिया था। 4 दिन हमने बगैर किसी परेशानी के गुजारे, मगर 5वें दिन मेरी पत्नी कुछ उदास सी लगी। वह मुझसे पूछने लगी, तुम अभी यहीं रुकोगे या जल्द वापस जाना है? मैं सवाल पर चौंक गया। उसने कहा, मैं अभी फ्री हूँ, कुछ दिन यहीं रुकूंगा। वह सोच में गुम हो गई। मैं उसे देखता जा रहा था। उसकी सादगी में सुंदरता निखर कर सामने आ रही थी। इन 4 दिनों में रायना ने मुझे अपना दीवाना बना लिया था, मगर उसके चेहरे की उदासी मुझे ठिठका गई थी। शायद मैं उसे घर नहीं ले जा रहा था, इसलिए वह घबरा रही थी। मैं उसे तसल्ली देते हुए उसके करीब होने लगा तो अचानक उसने मुझे दूर झटक दिया और उस रात ऐसी हरकत की कि मैं हैरान रह गया। अगले दिन मैं घबराया हुआ सा दोस्तों के पास गया। वो सब खूबसूरत नज़ारों में खोए हुए थे। वो सब मुझसे पूछने लगे, तुम्हारी शादी कैसी चल रही है? मैं परेशान था। दोस्तों ने कहा कि शादी से पहले तुम मुझे गावलगढ़ की लड़कियों के बारे में क्या बताना चाहते थे। शादी के 4 दिन में उड़े हुए होश के साथ उनसे सवाल कर रहा था। वो कहने लगी, तुम्हें क्यों ज़रूरत पड़ गई? लगता है तुम्हारी पत्नी ने अपनी असलियत दिखा दी है। उनकी बात पर मुझे गुजरी रात का वो पल याद आया जब मेरी पत्नी ने मुझे झटक दिया था और अपना सामान बांधकर घर चली गई। वो जाते हुए बोली, मैं तुमसे 1 हफ्ते बाद मिलूंगी। मैं घबरा गया था। उसे रोकने की कोशिश की, उससे पूछता रहा वे कहाँ जा रही है, मगर वे तेज़ी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा चुकी थी। मैं ये भी नहीं जान पाया कि मेरी पत्नी कहाँ गई थी। वो बहुत जल्दी में लग रही थी। मैं ये बात अपने दोस्तों को नहीं बता पाया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त इस बात पर मेरी मजाक उड़ाते, मगर मुझे एहसास हो गया था कि मैं गलती कर बैठा हूँ। मैंने एक मेले में नाचती हुई लड़की को पसंद किया था, मगर मेरे लिए उसके गुजरे कल की कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन शादी के बाद मेरी पत्नी का अचानक गायब हो जाना मेरी समझ से बाहर था। 2-3 दिन मैं अपनी पत्नी का इंतज़ार करता रहा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके घर जाकर पूछा तो उसकी माँ लापरवाही से बोली, रायना वैशाली गई होगी। मैं नहीं जानता था वे किस जगह की बात कर रही थी, मगर मुझे तो उनका रवैया बुरा लगा था। मैं उदास हो गया। मैंने सोचा, जिस शादी की नींव ही इतनी बुरी थी, वो कामयाब कैसे होती। मैंने अपनी शादी को अपने बाबा को खबर तक नहीं दी थी कि कई मर्दों के बीच नाचती गाती लड़की ने अनजान लड़की की मोहब्बत पर अपना धर्म ही बदल लिया। इज्जत से शादी करने की बजाय हम घर से भागे थे। 4 दिन वो लड़की ठीक रही थी, मगर फिर अचानक बदल गई। मेरा दिल टूट गया। दोस्तों से वापस चलने को कहा। मेरी खामोशी ने मेरे दोस्तों के सामने सब खोल दिया था। मैं हंसता मुस्कुराता उस जगह पहुंचा था, मगर वापसी पर दिल टूट गया था। मैं रायना से मोहब्बत कर बैठा था। मैं खुद को रोग लगाया था। वापस पहुंचा तो अपनी ज़िंदगी में खुद को इतना बिजी कर लिया कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं रही। मेरे बाबा परेशान हुए। मैं गुमसुम रहने लगा था, ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। रायना की बेवफाई ने मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा था। मुझे बार बार यही ख्याल आता था कि वह लड़की मुझे बेवकूफ़ बनाकर अब मुझ पर हंसती होगी। मैं अपने दोस्तों के ग्रुप का सबसे बुद्धिमान लड़का था, जो एक छोटी सी लड़की के हाथों पागल बन गया था। मुझे तो लगा था वो वक्त की पसंद थी, मगर रायना की मोहब्बत मेरे अंदर जड़ फैला चुकी थी। उसकी बेवफाई के बावजूद मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। मेरे बाबा भी मेरे बदलाव को लेकर बहुत परेशान थे। मेरी उदासी की वजह पूछते थे, मगर मैं उन्हें कुछ बता नहीं पाता था। मेरा जल्द आखिरी सेमेस्टर शुरू हो गया था, तो मैंने खुद को पढ़ाई में बिजी कर लिया था। घर में सिर्फ मैं और मेरे बाबा रहते थे। काम करने के लिए एक नौकरानी रखी हुई थी। एक दिन नौकरानी ने मेरा बैग खोला
तो उसे कुछ सामान मिला। वो मुझसे कहने लगी, साहब आपके सामान में कोई ख़त पड़ा हुआ है। मैं बिज़ी था, लापरवाही से मेरा ज़रूरी सामान अलमारी में रख देना, मैं बाद में सब चेक कर लूँगा। मैं तब एग्ज़ाम की वजह से परेशानी में था, इसलिए उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नौकरानी वहाँ से सर हिलाकर चली गई। आखिरी सेमेस्टर के एग्ज़ाम तक मेरे दिमाग में उस लेटर का ख्याल बहुत निकल गया था। डिग्री लेते ही मैंने एक अच्छी जगह पर नौकरी करने के लिए इंटरव्यू दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा इंटरव्यू पास हो गया और मैं जॉब करने लगा। इतने बिज़ी रहने के बावजूद मेरे दिमाग से कभी रायना का ख्याल नहीं गया था। मुझे गावलगढ़ से वापस आए साल भर हो चुका था, मगर आज भी रायना की याद आती थी तो दिल दर्द से भर जाता था। मैं उसे जब याद करता तो उसे अपने खालीपन का इल्ज़ाम देता और उसे श्राप देता कि वह कभी खुश न रहे। मेरे दोस्त उस यात्रा को भुला चुके थे, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मग्न हो चुके थे, मगर मैं अपनी ज़िंदगी के वे 4 दिन कभी भुला नहीं पाया था। मुझे लगता था रायना अपनी ज़िंदगी में मेरी तरह खुश होगी। गावलगढ़ में मेला देखने के लिए आए जवानों को अपनी खूबसूरती से काबू करके पैसा लूट रही होगी। मैंने उसके बारे में जब भी सोचा, उसकी यही बात मेरे दिमाग में आई थी, क्योंकि मुझे यकीन था इस शादी में सिर्फ मैं ही सच्चा था। मैं ज़िंदगी की राहों में आगे बढ़ता जा रहा था, हर कदम पर कामयाबी मिल रही थी, मगर मोहब्बत में नाकामी का सामना हुआ था। एक दिन बाबा ने मुझसे अपनी एक दोस्त की बेटी के बारे में बताया। वो कहने लगी, मैं तुम्हारा रिश्ता अपनी दोस्त की बेटी से करना चाहता हूँ। वो पढ़ी लिखी और बहुत ही साधारण लड़की है, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा पसंद से शादी करने का हक दिया है, इसलिए मैं एक बार तुमसे पूछना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की है तो मुझे बताओ, मैं उसे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वे लड़की गरीब घराने की है या अमीर, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी प्यारी है। मेरे बाबा के सवाल पर मुझे गावलगढ़ की वे बेवफा हसीना बहुत शिद्दत से याद आई। मैंने कहा, मेरे दिल में कोई लड़की नहीं है, आप जहाँ चाहे मेरा रिश्ता कर सकते हैं। मैंने सोच लिया था रायना के लिए ख़ुद को और दुख नहीं दूंगा। मेरी हामी बढ़ते ही मेरे बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और शादी की तारीख भी दे दी। मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरा दिल और उदास होता जा रहा था। शादी से हफ्ता भर पहले मेरे बाबा ने मुझे कहा कि अपने कमरे का पुराना फर्नीचर हटाकर अच्छे से पेंट करवा लो, यहाँ नया फर्नीचर आएगा। अपना सामान समेटते हुए मैंने अलमारी सब चीज़ें समेटी तो मेरे सामने एक लेटर आया। वो लेटर देखकर मैं चौंक गया। गुलाबी से पेपर में बंद किया हुआ वो लेटर मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं सर झटक गया और वो लेटर फेंकने लगा, जब मुझे अचानक याद आया कि मुझे नौकरानी ने बैग से निकले किसी लेटर के बारे में बताया था। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क उठा। एक पल में मुझे समझ आया था कि वे लेटर मुझे रायना ने दिया होगा। मैंने कांपते हुए हाथों से लेटर खोला। उसमें रायना ने लिखा हुआ था, मैं कुछ दिन के लिए वैशाली जा रही हूँ, तुम भी गावलगढ़ में मौजूद हो, इसलिए फ़िक्र मत करना। हमारी यह बहुत पुरानी रस्म है, शादी के कुछ दिन बाद हम गावलगढ़ की लड़कियाँ घरों में नहीं रहती, बल्कि हम वैशाली नाम की एक बड़ी सी कोठी में रहती हैं, जहाँ रहना शादीशुदा लड़कियों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तुम चाहो तो तुम मुझसे वैशाली में मिलने आ सकते हो, मगर तुम मुझे छू नहीं सकते। मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार करूँगी। रायना का वो लेटर पढ़कर मेरे दिमाग में धमाका हुआ था। उसकी माँ ने भी उस जगह का जिक्र किया था। जब मैंने गावलगढ़ में वैशाली नामी जगह के बारे में सर्च किया तो मेरे सामने सब साफ होता चला गया। वो काली दीवारों की एक बड़ी सी कोठी थी। गावलगढ़ की लड़की अपनी पुरानी रस्म के मुताबिक कुछ दिन वैशाली में ही गुजारती थी, बल्कि अगर लड़की माँ बनती तो बच्चा पैदा होने के बाद 10 दिन वे उसी वैशाली में गुजारती थी। वैशाली को पवित्र जगह माना जाता था। मर्दों को वैशाली की दीवारों को छूने की भी अनुमति नहीं थी। अपनी औरतों का सामान पहुंचाना या मिलने के लिए उन्हें मर्द को जाने की अनुमति दी जाती थी, मगर बिना छुए सामान दिया जाता था। वैशाली में रहने के बीच औरतों को उसका पति छू भी नहीं सकता था। लेटर पढ़कर मैं अपनी जगह हैरान बैठा रह गया। रायना कुछ दिन के लिए वैशाली गई थी, वो मुझे सब बता कर गई थी, फिर भी मैं उसे बेवफा और ना जाने क्या क्या कहता रहा। परेशानी की बात ये थी कि मैं उस लड़की से शादी करके उसे वहाँ अकेली छोड़ आया था। मैं कभी पलट कर उसे नहीं मिला। ये लेटर मुझे 1.5 सालों में कभी याद ही नहीं आया था। मैंने इतना वक्त बर्बाद कर दिया था। रायना की याद में पागल होता जा रहा था। मैं कभी जान नहीं पाया कि वैशाली में अकेली रहते हुए मेरा इंतज़ार करती रही होगी। मेरी आंखों में अचानक आंसू आ गए थे। मेरा दिल चाहा उसी वक्त उड़कर गावलगढ़ पहुँच जाऊँ और रायना से अपने किए की माफ़ी मांग कर उसे अपने पास ले आऊँ। मैं बेकरार सा उठ खड़ा हुआ। उसी वक्त मैं अपने बाबा के पास गया। वो मेरी शादी की तैयारियों में बिजी थे। मैं कुछ दिन के लिए गावलगढ़ जाना चाहता था। मेरी अचानक इस बात पर मेरे बाबा ठिठक कर मुझे देखा। 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है, घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं, तुम्हें गावलगढ़ अचानक क्या काम पड़ गया? मेरे बाबा ने हैरत से सवाल किया। प्लीज़ बाबा, मुझे जाने की अनुमति दे दीजिए।
मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अब भी ना गया तो बहुत देर हो जाएगी और मैं सारी ज़िंदगी पछताता रहूँगा। मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। मुझे एक बार जाने दीजिए। मैं अपने बाबा से मिन्नतें करता रो पड़ा था। वो बौखला गए। अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैं इस तरह अपने बाप के सामने किसी बात पर रो रहा था। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारे पीछे सब सँभालूँगा। अगर तुम्हारा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो तुम चले जाओ। मेरे बाबा ने अनुमति दे दी। मैंने अपने कुछ कपड़े रखे और फ़ौरन टिकट करवा कर गाविलगढ़ की तरफ चल पड़ा। मैं जानता था कि ये बहुत लंबी यात्रा थी, मगर मैं पहली फुर्सत में रायना के पास पहुंचना चाहता था। गाविलगढ़ में कदम रखते ही मैं सीधा रायना के घर पहुंच गया। मेरी कुंडी बजाने पर रायना के बाबा बाहर आए। वो बहुत बुजुर्ग और कमज़ोर लग रहे थे। वो मुझे देखकर ठिठक गए, फिर उनके चेहरे पर नफ़रत भरे भाव फैले थे। मैं शर्मिंदगी से सर झुका गया। मैं जानता था अपनी बेटी की वजह से वे दोनों मुझसे नफ़रत करते होंगे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो बूढ़ा बोला, हमारा तुमसे अब कोई संबंध नहीं है बेटा, तुम यहाँ क्या लेने आए हो। मैंने उनसे कहा, मुझे रायना से बात करने दो, मैं रायना से मिलना चाहता हूँ। मैं गलतफहमी का शिकार हो गया था, मगर मेरी रायना से तलाक नहीं हुई थी। मैंने कहा, मैं आज भी उसे अपनाने को तैयार हूँ। वो मेरी पत्नी है, मुझे एक बार मेरी पत्नी से मिलने दीजिए। मैंने रोते हुए मिन्नतें की तो वो बूढ़ा मुझे खाली खाली नज़रों से देखने लगा। बोला, अगर तुम किसी गलतफहमी का शिकार होकर गए थे तो तुमने आने में बहुत देर कर दी, क्योंकि हमारी बेटी रायना का कुछ महीने पहले ही निधन हो गया है। ये खबर मेरे सर पर बिजली की तरह गिरी थी। मैं फटी फटी आंखों से उस बूढ़े को देखने लगा। मेरे होश एकदम उड़े थे। मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। मैं जानता हूँ आप मुझे झूठ बोलकर यहाँ से भेजना चाहते हैं। मुझे एक बार रायना से मिलने दीजिए, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। मैं तड़पने लगा, मेरी हालत ख़राब होने लगी। वो बूढ़ा तरस खाकर मुझे अंदर ले गया। तब उन लोगों ने मुझे पूरी बात बताई। रायना वैशाली से लौटी, कई दिनों तक तुम्हारा इंतज़ार करती रही। उसने तुम्हें बहुत ढूंढा। उसने तुम्हारा इंतज़ार किया कि तुम लौट आओगे। उसे तुम्हारा कोई सुराग नहीं मिला। उसे यकीन था कि मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसका इंतज़ार ख़त्म होने लगा। मेरी सास ने बताया कि रायना माँ बनने वाली थी। वो तुम्हें ये खबर देना चाहती थी, मगर तुमने ना अपना पता बताया ना अपना नंबर दिया। तुम ऐसे गए कि हमें तुम्हारा कोई सुराग ही नहीं मिला। बच्चे के पैदा होने के बाद रायना 10 दिन वैशाली में रही, तो वहीं रहने के बाद उसकी मौत हो गई। बच्चे को हम अपने पास ले आए और रायना को पहाड़ी से कुछ दूर गीधों को डालकर अंतिम विदाई दे दी। ये सुनकर मेरे पूरे जिस्म में तकलीफ़ फैल गई। मैं उस मासूम लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुका था। वो मेरी पत्नी थी, मगर फिर भी ऐसे लवारिस मौत मरी थी। हिंदू होने के बावजूद वे गाविलगढ़ में रहने की वजह से अपने पुराने रिवाजों पर चलती रही। उसे न 4 कंधे नसीब हुए, ना ही उसकी अग्नि से अंतिम संस्कार हुआ। मैं फूट फूट कर रो रहा था। मुझे तब समझ आया कि मेरे अंदर बेचैनी क्यों भरी रहती थी। मुझे लगता था मुझे रायना की बेवफाई रुलाती है, मगर मैं नहीं जानता था मुझे उसकी आंखें बेसकून करती हैं। मेरे ज़मीर पर बोझ पड़ गया। मैंने रायना के माँ बाप से मिन्नतें की कि मैं अपने बच्चे को एक नज़र देखना चाहता हूँ, मगर बूढ़े ने साफ मना कर दिया। कहने लगा, गाविलगढ़ की कई बेटियों की शादी का यही अंजाम हुआ है जो रायना का हुआ। तुम मर्द ऐसा ही करते हो। हम कमज़ोर हैं, हमारी बेटी की निशानी हमारे पास है। अगर हम तुम्हें बच्चा दिखा दें तो तुम हमसे छीन कर ले जाओगे। हमें यकीन नहीं है कि तुम्हारी कहानी में कितना सच है। अब हम अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। मेरी मिन्नतें करने पर भी वे नर्म नहीं पड़े। मजबूरन मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। मैं अपनी शादी से एक दिन पहले घर वापस पहुंचा था। मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि मेरे बाबा घबरा गए। मैं गुमसुम सा कमरे में पड़ा रहा। घर में हर तरफ नाच गाने हो रहे थे। पूरा ख़ानदान इकट्ठा था। मेरे बाबा मुझसे बार बार पूछ रहे थे, तुम्हें क्या परेशानी है? गाविलगढ़ में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी उजड़ी हुई हालत में वापस लौटे हो? मैं अपने बाबा को तब भी कुछ नहीं बता पाया। मैं उनके हाथ पकड़कर रोते हुए मिन्नतें की कि मेरी शादी मत करे। शादी के मैं काबिल नहीं हूँ। मैं किसी भी लड़की को इज्जत भरी ज़िंदगी देने के काबिल नहीं हूँ। मैं रो रहा था, प्लीज़ मुझ पर ये एहसान कर दीजिए। बाबा हैरान रह गए। मेरी शादी एक दिन पहले ही रुक गई थी। मेरे बाबा के दोस्त ने मेरे बाबा को इतनी बातें सुनाई कि वे शर्मिंदगी से सर झुकाकर रह गए। मैं इस मामले में बिल्कुल बेबस हो चुका था। मेरी फिक्र में घुलते घुलते मेरे बाबा भी माँ के बाद मुझे छोड़कर चले गए। उनके स्वर्गवास को भी 5 साल गुजर चुके थे। मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। कामयाब इंसान हूँ, मगर आज भी मेरी ज़िंदगी में वैसी वीरानगी है। रायना की याद मेरे दिल से कभी नहीं निकलती। दोस्तों, हर दिन एक नई सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।